Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूछे हुए CSIR नेट जून 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट mod of exponential z is equals to 1 for a complex number z is equals to x plus iota y where x y belongs to r, then which of the following is true. हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. हमें यहाँ से चार ऑप्शंस पूछे हुए, पार्ट बी का क्वेश्चन है. सो यहाँ से सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा. सो अगर हम यहाँ से राइट आउट करना चाहें सो इस क्वेश्चन के लिए हम यहाँ से अगर देखें, हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ z हम क्या राइट आउट कर सकते हैं. z की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस आइटा y. सो यहाँ से हमने x प्लस आइटा y लिख दिया. इसको अगर और सिंप्लीफाई करें यह लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा y हो जाएगा. अगर एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा को सिंप्लीफाई किया जाए कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा आएगा. सेम यहाँ से लिखेंगे कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, हम यहाँ से राइट आउट कर देंगे. इसको अगर हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सपोनेंशियल z है. अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल z. सो एक्सपोनेंशियल z हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक्सपोनेंशियल x इंटू में हमारे पास यहाँ से ये पावर में ही बन रहा है, यहाँ से इसके पावर में ही हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है. एक्सपोनेंशियल z की जगह हमने एक्सपोनेंशियल x लिख दिया, इंटू में हम यहाँ से लिख देंगे कोस वाई प्लस आयोटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन वाई. ये हम राइट आउट कर सकते हैं. सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके एक्सपोनेंशियल x इंटू में आ जाएगा हमारे पास कोस वाई. सेम यहाँ से इंटू में हम इससे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा हम आगे लिख दें एक्सपोनेंशियल x इंटू साइन वाई लिखा जा सकता है. ये लिख देंगे हमने. ये सिर्फ पावर में ही सिंप्लीफाई किया. पहले तो एक्सपोनेंशियल z को सिंप्लीफाई कर लेना है, फिर एक्सपोनेंशियल z की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और इसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे. अब हमने क्या निकालना है, मॉड निकालना है इसका. सो यहाँ से इसका अगर हम मॉड्यूलस निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ e रेज़ टू द पावर z इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से बनेगा e की पावर. इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इनका मॉड्यूलस अलग अलग लेंगे. सो हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा का जो मॉड्यूलस आता है वो हमारे पास इक्वल टू 1 आता है. सो यहाँ से इसका तो मॉड्यूलस अगर निकालते हैं तो ये तो हमारे पास 1 ही बनेगा. इसका तो मॉड 1 बन गया. सिंप्लीफाई सिर्फ ये होगा एक्सपोनेंशियल कोस एक्सपोनेंशियल x इंटू यहाँ से कोस वाई ही सिंप्लीफाई होगा. सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू द पावर x इंटू कोस वाई आ जाएगा. अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, इसकी तो वैल्यू 1 ही आएगी. क्वेश्चन e रेज़ टू द पावर z इक्वल टू 1 दिया है, इम्प्लाइज इसकी वैल्यू हमारे पास 1 दी है. अगर इसकी वैल्यू हमें 1 दी हुई है, इसको अगर 1 को हम सिंप्लीफाई करें हम क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू द पावर 0 का फॉर्मेट आ रहा है. अगर e रेज़ टू द पावर 0 का फॉर्मेट आ रहा है तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर कंपेरिजन से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल x इंटू कोस वाई इक्वल टू हमारे पास 0 आएगा. ये अगर 0 आए सीधी सी बात है, एक्सपोनेंशियल x तो 0 है नहीं, 0 क्या होगा, कोस वाई 0 होगा. कोस वाई अगर हमारे पास यहाँ से 0 होता है तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा 2n प्लस 1 इंटू आएगा हमारे पास यहाँ से पाई बाई 2. सो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. इन्हीं वैल्यूज के लिए हमारे पास कोस वाई 0 होगा. सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें हमारे पास यहाँ से हमारा लास्ट ऑप्शन जो है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 फॉर सम इंटीजर्स, यहाँ से ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट हो गया. बाकी सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत है नहीं, बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए. सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा पार्ट बी का क्वेश्चन. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हमारे पास यहाँ से पार्ट बी का क्वेश्चन हमें यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्वेश्चन हमें कहता है यहाँ से लेट fz इज इक्वल टू 1 माइनस z इंटू एक्सपोनेंशियल z प्लस z स्क्वायर बाई 2 which is equals to 1 plus sum of n equals to 1 to infinite a n z raised to power n, then which of the following is false. हमें बताना है कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा. सो यहाँ से अगर हमें ये बताना है फॉल्स स्टेटमेंट, ये हमें ध्यान रखना है फॉल्स बताना है, ट्रू नहीं बताना है. सो f ऑफ z हमें यहाँ से दिया हुआ है. अगर f ऑफ z हमें यहाँ से दिया हुआ है तो अगर हम इसके लिए f डैश z निकालें, एक ऑप्शन f डैश z की चर्चा कर रहा है तो f डैश z हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, f डैश z निकालने के लिए सबसे पहले हम z का डिफरेंशिएशन करेंगे. अगर z का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में एक्सपोनेंशियल z प्लस z स्क्वायर बाई 2 आ गया. नेक्स्ट में अगर e रेज़ टू द पावर z का अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन तो एज इट इज पहले तो 1 माइनस z हम एज इट इज लिख देंगे, 1 माइनस z लिख दिया. नेक्स्ट e रेज़ टू द पावर z प्लस z स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे. अब यहाँ से इस टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 प्लस 2z बाई 2 इम्प्लाइज 1 प्लस z आ गई. ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से. सो अगर हम इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो दोनों पदों में से हम e रेज़ टू द पावर z प्लस z स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे. तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ से 1 प्लस z 1 माइनस z स्क्वायर आएगा. a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख देना है, माइनस 1 और आ जाएगा. प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से वैल्यू क्या बनी है हमारे पास माइनस ऑफ z स्क्वायर एक्सपोनेंशियल z प्लस z स्क्वायर बाई 2 आ रहा है. तो यहाँ से यही वैल्यू हमारे पास बन रही है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बट हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है. सो इसको अगर हम आगे, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये फॉल्स तो है नहीं, ये ट्रू है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं e रेज़ टू द पावर z का एक्सपेंशन 1 प्लस z स्क्वायर बाई 2 एंड देन सो ऑन होता है z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन होगा. सो अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ से
सो अगर दिए हुए एक्सप्रेशन हमें एफ जेड क्या दिया है 1 माइनस जेड इंटू एफ ऑफ जेड को हम सिंप्लीफाई करें, एफ ऑफ जेड को अगर सिंप्लीफाई करें 1 माइनस जेड एज इट इज लिख देते हैं, बाकी का अगर एक्सपेंशन करते हैं तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल की पावर हमारे पास 2 आएगी डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन हम यहाँ से लिखेंगे। सो अगर हम यहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर करें तो z का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ z अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करना चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ z हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास यहाँ से बनेगा z का कोफिशिएंट एक तो यहाँ से -1 बनेगा, एक यहाँ से z को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +1 बनेगा विच इज इक्वल टू 0 आ गया z का कोफिशिएंट। सिमिलरली अगर कोफिशिएंट ऑफ हम यहाँ से निकालें z स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे एक तो -1 बन गया, नेक्स्ट अगर z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1/2 बन गया, एक z स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर से। सो ये हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा z स्क्वायर बाई 2, तो z स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करोगे सो यहाँ से 1 बनेगा हमारे पास प्लस का 1/2, ये भी हमारे पास 0 आएगा। तो अगर z का कोफिशिएंट है उसे हम a1 का नाम देंगे और z2 का कोफिशिएंट z स्क्वायर का कोफिशिएंट a2 नाम देंगे, a1 और a2 हमारे पास बराबर आ रहे हैं। सो हमारे पास जो सेकेंड रिजल्ट है a1 इक्वल्स टू a2 ये भी हमारे पास करेक्ट आ रहा है, हमें फॉल्स बताना है, सो ये भी हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम सिलेक्शन करें तो नेक्स्ट ऑप्शन में हम यहाँ से देख सकते हैं। अब हमें यहाँ से ये एफ जेड दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड में वैल्यू इसके इक्वल दी हुई है, तो अगर इसके लिए हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे 1 तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 होगा, बाकी टर्म का डिफरेंशिएशन n इंटू में आ जाएगा an इंटू जेड रेस टू द पावर n-1 आएगा और सम हम यहाँ से लगा देंगे n इक्वल टू 1 टू हम इनफाइनाइट लगाएंगे, ये वैल्यू डिफरेंशिएशन के इक्वल है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन हम देखें, इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाला क्या है, यहाँ से हमने इसका डिफरेंशिएशन सिंप्लीफाई करके ये निकाला है एफ डैश जेड की वैल्यू, हमने यहाँ से इसको हमने पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करके माइनस का जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 निकाला है। सो अगर हम इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या है, ये माइनस ऑफ जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 आया है which is equal to sum of n into an into z raised to the power n-1 आया, n1 equals to 1 2 हमारे पास इनफाइनाइट है। सो अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, इसका लेफ्ट हैंड साइड का हम एक्सपेंशन करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम एक्सपेंशन करेंगे माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज ले लेंगे 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म बनेगी हमारे पास जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड देन सो ऑन फॉर्मेट हमारे पास चलेगा। सो अगर हम यहाँ से देखें दोनों साइड अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन से n इंटू an है राइट हैंड साइड में, उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस इनफाइनाइट से 0 तक आ जाएगी, जिस बिकॉज ऑफ अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें ये फॉर्मेट बन रहा है, इंप्लाइज अगर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं an की जो वैल्यू आ रही है माइनस इनफाइनाइट टू 0 आ रही है। सो अगर an की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू 0 आ रही है, यहाँ से कंपेरिजन से हमने कहा है, सो हमारे पास यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है थर्ड वो भी हमारे पास करेक्ट ही आ रहा है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है, सो ये ऑप्शन भी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। सो बचा हुआ एक ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, फॉल्स बताना है, सो जो बचा है वही हमारे पास यहाँ से करेक्ट होगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ से। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर हम यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n let fn denotes the nth derivative of f, suppose an entire function f satisfies f डबल टाइम डिफरेंशिएशन प्लस f इक्वल्स टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। सो अगर हम यहाँ से देखें, हमें दिया गया f डबल डैश प्लस f इक्वल्स टू हमें यहाँ से 0 दिया है, अगर सिंप्लीफाई करें f डबल डैश की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ f आएगा, तो f ट्रिपल डैश अगर हम यहाँ से निकालें वो हमारे पास माइनस ऑफ f डैश आएगा, और अगर f का 4 टाइम डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे तो ये आएगा माइनस ऑफ f डबल डैश, और माइनस ऑफ f डबल डैश को हम प्लस f लिख सकते हैं, तो f 4 टाइम डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू हमारे पास f आ गया। तो अगर हम यहाँ से अज्यूम करें f को, तो हम यहाँ से a0 अज्यूम कर लें और f डैश को हम यहाँ से a1 अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास किस फॉर्मेट में चल रहा है, सबसे पहले f आ रहा है, f को हम a0 लिखेंगे, फिर f डैश आ रहा है, f डैश को हम a1 लिखेंगे, फिर f डबल डैश आ रहा है जो कि माइनस ऑफ f के इक्वल आ रहा है, इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास माइनस ऑफ a0 आ रहा है, f ट्रिपल डैश आ रहा है, f आ गया f डैश f डबल डैश f ट्रिपल डैश का मान माइनस ऑफ a1 आ गया, f 4 टाइम अगर डिफरेंशिएशन यहाँ से देखें 4 टाइम डिफरेंशिएशन हमारे पास f के इक्वल आ रहा है, f हमारे पास क्या था a0, ये फॉर्मेशन चल रहा है a0 a1 माइनस a0 माइनस a1 a0 a1 माइनस a0 माइनस a1, ये फॉर्मेशन हमारे पास चल रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो लास्ट टर्म आएगी वो a0 भी हो सकती है, a1 भी हो सकता है और इनका नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें कहा गया है fn0 इज कन्वर्जेंट। भाई ये कन्वर्जेंट तो हमारे पास बिल्कुल नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ से ये हमारे पास 4 अलग अलग नंबरिंग चल रही है, तो ये कन्वर्जेंट तो है नहीं। साथ ही जो n टाइम का अगर हम n
माइनस 10 इंटू कन्वर्जेंट ही नहीं है तो लिमिट कहाँ से एग्जिस्ट करेगी? अगर लिमिट ही एग्जिस्ट कर जाती है सीक्वेंस की तो ये कन्वर्जेंट ही हो जाती है, तो यहाँ से इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, तो यहाँ से 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। बट यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस तो इससे जरूर मिल सकती है, तो क्योंकि यहाँ से अल्टरनेट मोड में चल रहा है तो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस यहाँ से मिल सकती है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर हो सकता है। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।